चलो सुनो, हम लोग पीछे देखे थे अलैंगिक जनन के गुण तक या विशेषता तक देखे थे ना। उसमें अलैंगिक जनन के बारे में बताया गया था। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जनक की आवश्यकता होता है ना जी, ठीक है ना। इसमें युग्मक का निर्माण होता था कि नहीं अलैंगिक जनन में? अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता और निषेचन भी नहीं होता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में अलैंगिक जनन की विधि। और जीवों में जीव जो है अलैंगिक जनन के कितने विधि हैं? बहुत सारे जीव हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है किस प्रकार से जनन होता है? सबसे पहला आता है इसमें विखंडन। क्या आता है? विखंडन। सबसे पहला क्या आता है? विखंडन। अब विखंडन क्या होता है ये सुनो। इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में फिशन। क्या कहते हैं? फिशन। विखंडन द्वारा जनन जो होता है एक कोशिकीय जीवों में होता है। विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? एक कोशिकीय। ध्यान से सुनना और याद करते जाना। विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव है कौन कौन? तो ये देख लो, अमीबा है, पैरामीशियम है जी, हाइड्रा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, बहुत सारे हैं, है कि नहीं? ठीक है ना। तो याद रखना है, 4-5 याद रखना है। विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में। किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में। एग्जाम्पल याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लिना, ठीक है ना। ये सब जो जीव है, ये सब जीव में क्या होता है? विखंडन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा? विखंडन। लेकिन विखंडन द्वारा जनन जो होता है, तो विखंडन द्वारा जनन भी क्या होता है? ये 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। अब पहला होता है द्विविखंडन। इसमें पहला कौन होता है? द्विविखंडन या द्विखंडन भी बोलते हैं इसको, द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन या द्विविभाजन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन, द्विखंडन, द्विविभाजन कहते हैं किसको है? ध्यान सुनो। तो जब कोई जीव है, ठीक है, जीव खंडित होकर के 2 जीव में बढ़ जाए। कितने जीव में? 2 जीव में बढ़ जाए, उसको कहते हैं द्विखंडन या द्विविभाजन, ठीक है। जैसे अमीबा है, एग्जाम्पल समझो, उस दिन ये बताया गया था, अमीबा है, अमीबा का ये बीच में क्या होता है भाई? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। बताया गया था उस दिन, सबसे पहले ये केंद्रक विभाजित होता है। एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनता है? 2 केंद्रक बनता है। एक केंद्रक से कितने केंद्रक? 2 केंद्रक, बताया गया था। एक केंद्रक से बन जाता है कितने केंद्रक? 2 केंद्रक, ठीक है। इस प्रकार से बनता है 2 केंद्रक। 2 केंद्रक तैयार हो गया, केंद्रक तैयार हुआ। केंद्रक तैयार होने के बाद केंद्रक क्या करता है? विभाजन करता है। केंद्रक क्या करता है? विभाजन। तो केंद्रक दोनों अलग हो जाता है। केंद्रक क्या करेगा? दोनों अलग हो जाता है। इस तरह से एक केंद्रक इधर चलाता है, एक केंद्रक इधर चलाता है, ठीक है। दोनों केंद्रक क्या हो गया? अलग हो गया। केंद्रक अलग होने के बाद क्या करता है? ये अपने शरीर को अलग करने लगता है। तो ये शरीर को इस प्रकार से अलग करता है, इस प्रकार से ये अलग करता है। तो ये क्या हुआ? बट गया। फिर क्या होता है? धीरे धीरे ये क्या होता है? दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है। इस प्रकार से दोनों अलग हो गया, दोनों अलग हो गया। अब क्या हुआ? एक जीव था, एक जीव से कितने जीव का निर्माण हुआ? 2 जीव का। तो जब एक जीव खंडित होकर के 2 जीव का निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विखंडन या द्विविभाजन, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये अमीबा है। क्या है ये? अमीबा है। और ये अमीबा कैसा है? जनक अमीबा है। कौन सा अमीबा है? जनक अमीबा। और इसके द्वारा जो ये उत्पन्न हुआ, इससे उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं हम लोग? संतति बोलते हैं। तो ये अमीबा है, कैसा अमीबा है? संतति अमीबा है। संतति है जी, ये संतति अमीबा है। यानी जब एक जीव से 2 जीव का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विखंडन या द्विविभाजन। दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला दूसरा जो होता है वो होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन या बहुविभाजन, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन।
अब ये क्या होता है, तो जब कोई एक जीव है, एक जीव खंडित होकर के अनेक जीव का निर्माण करें, एक जीव खंडित होकर के अनेक जीव का निर्माण करे, तो उसको कहते हैं हम लोग बहुविखंडन या बहुविभाजन। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारा होता है कि नहीं। तो जब एक जीव खंडित होता है मतलब टूटता है, टूटने के बाद कितने जीव में बदल जाए, अन्य जीव में, अनेक जीव में, उसको कहते हैं बहुविखंडन या बहुविभाजन। अब इसमें होता कौन कौन है, इसमें कौन कौन होता है, तो वो भी एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें भी एग्जाम्पल सब यही याद रखना है। द्विखंडन में, द्विविभाजन में याद रखना है अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लेना, तो ये सब याद रखना। लेकिन बहुविखंडन में कौन सा होता है, तो वो भी एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें होता है अमीबा होता है, लेकिन अमीबा का अभी देखिए, एक अमीबा से दो ही अमीबा बना है ना। एक अमीबा से दो अमीबा कब बनता है, जब ये अनुकूल परिस्थिति में होता है। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल और प्रतिकूल दो शब्द होता है, अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों का मतलब जानते हो, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया जाए कोई पक्षी है वो ठंडे प्रदेश में रहना पसंद करती है, कोई पक्षी है कहाँ रहना पसंद करते हैं, ठंडे प्रदेश में। अब ठंडे प्रदेश में वो रह रहा है, एकाएक क्या हो जाए, वहाँ गर्मी आ जाए, क्या आ जाए, गर्मी आ जाए, वो पक्षी क्या होगा, मर जाएगा। मतलब उसके अनुसार क्या हुआ, अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल रहा है, प्रतिकूल मिल गया। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति मिल गया तो वो क्या हो गया, मर गई। उसी प्रकार अमीबा क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन करता है। मतलब जब अनुकूल परिस्थिति उसको नहीं मिलता है तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये विभाजन करता है, और विभाजन करके एक अमीबा से अनेक अमीबा का निर्माण करता है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन या बहुविभाजन। समझा, क्या कहते हैं, बहुविखंडन या बहुविभाजन। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि विखंडन किसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में। किसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में। द्विखंडन या द्विविभाजन किसको कहते हैं, जब एक जीव खंडित होकर के कितने जीव का निर्माण करता है, दो जीव का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विखंडन या द्विविभाजन। बहुविखंडन किसको कहते हैं हम लोग, जब एक जीव खंडित होकर के अनेक जीव का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुविखंडन या बहुविभाजन। एग्जाम्पल याद रखना है कि प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा बहुविखंडन करता है। ठीक है, एक है प्लाज्मोडियम, दो एग्जाम्पल है, एक प्लाज्मोडियम, एक अमीबा। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, बहुविभाजन करता है। कौन सा विभाजन, तो क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में कौन सा विभाजन करता है, बहुविभाजन या बहुविखंडन, होगा ना जी। पूछेगा, ऐसे पूछ देगा उल्टा करके कि बहुविखंडन या बहुविभाजन कौन सा जीव करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में कौन करता है, अमीबा, और प्लाज्मोडियम कौन करता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है आपका मुकुलन, दूसरा। अगला आता है मुकुलन। अब मुकुलन किसको कहते हैं वो देखो, जैसे कोई जीव है, इसमें क्या हो गया, एक उभार निकल गया, क्या निकल गया, उभार निकल गया। इस उभार को कहते हैं हम मुकुल, बड, क्या कहते हैं, मुकुल। तो जब कोई जीव होता है, किसी जीव में एक उभार निकलता है, उस उभार से नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो वैसे जीव को हम लोग कहते हैं मुकुलन, मुकुलन द्वारा जनन हुआ। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये जो है ये हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा, घर में, हाँ, ठीक है, तो याद रखना हाइड्रा। ठीक है ना, तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है किसमें होता है, हाइड्रा में। किसमें होता है, हाइड्रा में। तो हाइड्रा में होता है, इस प्रकार का एक उभार निकलता है, उस उभार को क्या करते हैं हम, अलग कर देते हैं, इससे नया जीव बन जाता है, तो इसे को क्या कहते हैं हम लोग, मुकुलन द्वारा जनन। तो याद रखना इसमें कि क्या होता है, जब कोई जीव होता है, जीव में एक उभार निकलता है, उस उभार से नए जीव का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन। कोई दिक्कत नहीं, मुकुलन कहते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखना, क्या एग्जाम्पल याद रखना, हाइड्रा याद रखना। बोलो एक बार, मुकुलन किसको कहते हैं भाई, मुकुलन किसको कहते हैं, जिसमें उभार निकल आता है, एक उभार निकल, उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। उभार को क्या कहते हैं, मुकुल। एग्जाम्पल याद रखना, क्या याद रखेगा,
हाइड्रा, ठीक है, और एग्जाम्पल याद रखना, ईस्ट होता है और स्पंज होता है, ईस्ट स्पंज। हाँ, ये रसगुल्ला वाला स्पंज नहीं है, ये खाने वाला नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ये रसगुल्ला नहीं है। ये दूसरा हुआ। तीसरा होता है अपखंडन। अपखंडन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, हाँ, अपखंडन। अपखंडन किसको कहते हैं? इसमें भी क्या होता है, जब कोई जीव टूट करके अपने जैसे संतान को निर्माण करता है तो उसको कहते हैं अपखंडन, ठीक है। कोई जीव है, जीव क्या हुआ, टूट गया, टूट करके नया जीव बनाया, उसको हम लोग कहते हैं अपखंडन। क्या कहते हैं? अपखंडन। इसमें भी ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। अपखंडन। तो हम लोग देखें जीवों में अलैंगिक जनन की विधि जो है ये 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला देखें विखंडन, दूसरा देखें हम लोग मुकुलन, तीसरा देखें अपखंडन। विखंडन में 2 प्रकार था, द्विविभाजन और बहुविभाजन था ना, ठीक है ना। बहुविभाजन में अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में विभाजन करके अनेक जीव का निर्माण करता है कि नहीं, और प्लाज्मोडियम, ठीक है, 2 था। मुकुलन में देखिए एक उभार निकलता है, जिस उभार को हम लोग मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। एग्जाम्पल था स्पंज, हाइड्रा, ईस्ट, था कि नहीं। अपखंडन है, अपखंडन में भी जीव क्या होता है, टूट करके नए जीव का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहते हैं? अपखंडन, ठीक है। अगला पढ़ो, वही है ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज। क्या हुआ? अच्छा देखना चाहिए, खराब ना देखना चाहिए। चलो सुनो, पौधों में कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन का मतलब ही जनन होता है। प्रवर्धन का मतलब भी क्या होता है? जनन। तो जनन की वह प्रक्रिया होता है जिसमें पादप के या पौधे के शरीर के किसी अन्य भाग से, जड़, तना, पत्ती, किसी भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसको कहते हैं पौधों में कायिक प्रवर्धन। क्या बोले? जनन की वह विधि जिसमें पादप या पौधे के किसी अन्य भाग, जैसे में जड़, तना, पत्ती इत्यादि से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पौधे में कायिक प्रवर्धन, ठीक है। इसके द्वारा होता है, किसी में तना के द्वारा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं सजमन, देखते हैं ना गांव में, उसको लगा देते हैं तो तना वाला लगा देते हैं, तो होता है कि नहीं, ठीक है ना। कुछ ऐसा होता है उसके जड़ को लगाते हैं, है ना। तो जड़, तना, पत्ती किसी को भी लगाते हैं, नया पौधा बन जाता है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पौधे में कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? पौधे में कायिक। पौधों में कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। सबसे पहला जो होता है इसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है कृत्रिम।
कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। चलो सुनो, कितने प्रकार से होते भाई? 2 प्रकार से, प्राकृतिक और कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति, जब किसी पौधे से प्रकृति के द्वारा अपने आप नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे देखा होगा क्या होता है, यहाँ पौधा लगा, इसका जड़ जैसे गया यहाँ पे नया पौधा बन गया, होता है ना, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जब प्रकृति के द्वारा किसी पौधे से अन्य पौधे का निर्माण हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं? वैसा जनन या वैसा प्रवर्धन जिसमें मनुष्य के द्वारा जनन कराया जाता है, मनुष्य के द्वारा प्रवर्धन कराया जाता है। तो इस प्रकार के हम लोग जनन को या प्रवर्धन को बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? कृत्रिम। अब जैसे एग्जाम्पल सुना होगा, सबसे पहला होता है दाब लगाना, दाब लगाना। दूसरा सुना होगा कलम लगाना, सुना है ना जी, ठीक है ना। तीसरा होता है गूठी बांधना, गूठी बांधना, इस प्रकार से होता है। तो कृत्रिम कायिक जनन जो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन बोले तो ये जो होता है मनुष्य के द्वारा होता है। इतना याद रखना है सिर्फ, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। और प्राकृतिक अपने आप मतलब प्रकृति के द्वारा होता है, उसको प्राकृतिक। और कृत्रिम किसको बोलते हैं? मनुष्य के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं कृत्रिम। ठीक है, याद रखना है। इसमें कौन कौन सा आता है? दाव लगाना, कलम लगाना, गूठी बांधना, ये सब जो होता है ये सब कौन होता है? कृत्रिम प्रवर्धन होता है। कौन सा होता है? और सब पढ़ना 12th में, हाँ वो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यह जितना भी पौधा है लगभग पौधा क्या होता है? जो पौधे अपने पौधा है उस पौधे से नया पौधा का निर्माण हो गया उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये दाव लगाना, कलम लगाना, गूठी बांधना तुम्हारे किताब में नहीं है, ये 12th में आएगा। 12th में पढ़ना, आकर के 12th में इसका डिटेल पढ़ाया जाता है। 12th में आपको मिलेगा, जहाँ भी पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ मिलेगा, आगे पढ़ोगे जहाँ पढ़ोगे वहाँ मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ याद रखना एग्जाम्पल, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल दाव लगाना, कलम लगाना, गूठी बांधना, ये सब होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। समझा क्या चीज़? हाँ एक आधा और होता है, नाम याद, ठीक है। इतना ठीक है, यहाँ तक समझा? चलो एक चीज़ और पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद लिखेंगे। उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन, ठीक है। अब ये क्या होता है उत्तक संवर्धन, ये समझो। ये 9th क्लास में है, तुम्हारे क्लास में नहीं है, लेकिन 10th में एक बार पूछा था, ठीक है। उसी टाइम से पढ़ाते हैं, यहाँ कोई पढ़ेबो नहीं करता होगा। उत्तक संवर्धन 9th क्लास में है, 9th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये पूछा था 2022 में, 23 में, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन बैंक में, उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं। उत्तक संवर्धन में क्या करते हैं, कोई जीव लिए, उस जीव का एक छोटा सा, जैसे मान लो कि ये हम गाजर लिए, ठीक है। अब गाजर का क्या करेंगे, एक छोटा सा भाग लेंगे, छोटा सा भाग लिए, उत्तक का छोटा सा भाग इसका काट करके लिए, ठीक है। इस काटे हुए भाग को क्या करेंगे, किसी द्रव में दे देंगे, किसी द्रव में दे देंगे, कोई द्रव में उस डुबा दिए, ठीक है। अब इस द्रव में डुबा दिए, इस द्रव को कहते हैं हम लोग, द्रव में जैसे ही गाजर डुबाया इसको कहते हैं थैलस। क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलस। याद रखना। सबसे पहले गाजर का एक टुकड़ा लिए, उस टुकड़े को द्रव में डुबा दिए, द्रव में डुबाने के बाद इसको प्रक्रिया क्या गया हम लोग, थैलस, ठीक है। अब थैलस के है तो अब क्या करते हैं, जैसे ये पूरी तरह भीग जाता है, पूरी तरह फूल जाता है, अब इसको निकाल लेते हैं, निकाल करके इसको हार्मोन में डाला जाता है। किसमें? हार्मोन, ठीक है। जैसे ये हार्मोन में डालते हैं तो हार्मोन में डालने के बाद क्या होता है, ये एक नया पौधा में बन जाता है। क्या बन जाता है? नया पौधा। अब नया पौधा बन जाता है, फिर से ये गाजर को लिए थे तो गाजर बनेगा, दो चीज़ लेंगे वो बनेगा, ठीक है। तो गाजर को लिए गाजर बना, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्तक संवर्धन, ठीक है। सबसे पहले इसको छोटे टुकड़ा लेते हैं, टुकड़े को किसी द्रव में डाल देते हैं, द्रव में डालने के बाद उसको निकालते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं थैलस। थैलस के बाद क्या करते हैं, थैलस को हम हार्मोन से में आता है। हार्मोन क्या होता है, एक सबसे पहले भ्रूण बनता है, भ्रूण जैगोट बनता है, भ्रूण बनता है,
तब जाकर के नया पौधा बनता है। नया पौधा कहलाता है उत्तक संवर्धन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन। यहाँ तक जो था हम लोग का था अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन था, ठीक है। इसके बाद जो आएगा लैंगिक जनन आएगा। कौन सा जनन आएगा? लैंगिक जनन, जो कि बड़ा मजेदार होने वाला है, ठीक है ना। उसको छोड़ना नहीं, ठीक है ना। कि जो वीडियो बनता है देखा करो, ठीक है ना, ताकि याद रहेगा। एक बार चला देगा, सुनबो करेगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा याद हो गया, अभी सब बोला गया, ठीक है ना। जिसके पास नहीं है वो सब्सक्राइब कर लो, देखते रहो, कम से कम देखेगा तो याद हो जाएगा सुन के। रटने से ज़्यादा सुन के याद होता है, ठीक है ना। तो सुनेगा तो याद हो जाएगा। तो नहीं मेहनत करो, ठीक है ना। ये अक्टूबर भी जाने वाला है, छठी मैया आने वाला है, ठीक है ना। वो वही चल जाएगी, ठीक है ना। तब रोते रहना, एग्जाम सेंटर में जाकर सब लिखेगा, सब बनाएगा, ठीक है ना। ये कितना बच्चा होशियार है, कहता है पास मार्क लाएंगे। ये नहीं कहेगा अभी भी टाइम है सर जी, जुनून रहेगा, हम कर सकते हैं। नहीं सर, पास मार्क आ जाएगा, हो जाएगा। काहेल पढ़ रहा है, छोड़ दो अभी से। पास मार्क को ले पढ़ लिया तुम, सब विषय में पास मार्क कर जाना, छोड़ दो। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। दिक्कत कहाँ आ रही है उस चीज़ को पकड़ो ना। तुम्हारे अंदर कमी है, उस कमी को पकड़ो, ठीक है ना। उस कमी को पकड़ो, तभी जाके पता चलेगा कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। तभी जाकर के मैथ बनेगा, कुछ भी बनेगा, कोई भी सब्जेक्ट याद रहेगा। कमी कहाँ है, उस कमी को ढूंढो। जो व्यक्ति अपने अंदर की कमी को ढूंढ लिया वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वरना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ना है तो अपने अंदर कमी को ढूंढो। किस कमी के कारण हमको नंबर कम आया, कॉपी मिला और मार्कशीट मिल गया तुमको एग्जाम का, तुम चेक करो कहाँ गलती किए, किस सवाल में गलती हुआ। जो क्वेश्चन मिला उस क्वेश्चन को घर में जाके बनाओ। लेकिन नहीं बनेगा, क्वेश्चन फेंक दिया, हो गया, जाके बनाओ कहाँ दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को पूछो, ठीक है ना। लेकिन नहीं, पास कर जाएंगे सर जी, हो गया पास मार्क। क्या पता 30 से कम 29 हो जाए, तब क्या करेगा वहाँ, ये बताओ। कैसे सोच लिया पास मार्क आ ही जाएगा, ये सोचो। 29 भी हो सकता है ना, 30 से 29 भी हो सकता है। जो व्यक्ति अगर 30 सपना चल रहा है कि हम पास मार्क लेके, वो व्यक्ति पक्का 30 से कम नंबर जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, सोच ऊंचा रखो, नीचा आएगा चलेगा, सोच ऊंचा रखो, ठीक है ना। अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, पूरा जनवरी, फरवरी में भी आप पूरा आधा फरवरी रहता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचो खाली पास मार्क लाएंगे तो काम चल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। भारी नहीं है दोनों मैथ, ठीक है ना। साइंस भारी है, कोई सब्जेक्ट भारी है, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी जाकर आएगा, ठीक है ना। भारी जिस दिन समझ लिया जिस चीज़ को, वो चीज़ भारी, ठीक है ना। हम लोग खुद हैं, ठीक है। हम लोग 8 में मैथ नहीं आता था बनाने, बोर्ड मास सब नहीं आता था 8 में, सीखे ना। तो हम भी सोच लेते नहीं बनेगा, नहीं बनता है कि नहीं, है ना। तो अपने अंदर के कमी को ढूंढो, ठीक है ना, तभी जा कर के आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। कॉपी लो सर जी से, कॉपी को देखो कहाँ गलती किए हैं, कौन फार्मूला लगना चाहिए, जा कर के घर में बनाओ उस क्वेश्चन को, तब पता चलेगा, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्टिव बनाओ, जितना ऑब्जेक्टिव है उसमें सब्जेक्टिव बनाओ। और एक चीज़, एक घोषणा हो गया है, ठीक है ना। इस बार 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाला नहीं है। सपना मत देखना कि हम पास हो जाएंगे, ये सब भ्रम में मत रहना, ठीक है ना। बहुत टफ होने वाला है एग्जाम, याद रखना। मात्र 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 बनाना है बिहार बोर्ड में इस बार। हाँ, सब विषय में नहीं, जिसका 100 मार्क, मैथ 100 मार्क का है, 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, सॉरी 60 रहेगा, 50 बनाना है। हिंदी में 60 रहेगा, 50 बनाना है। संस्कृत में 60 रहेगा, 50 बनाना है। 100 वाला सिस्टम गया, ये भी सपना में न रहना। पढ़ना शुरू कर दो, मेहनत शुरू कर दो, ठीक है ना। साइंस में मात्र 48 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 बनाना है। सोशल साइंस में 48 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 बनाना है। तो याद रखना, मात्र 8 ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। दुगना सपना में अब मत जीना, दुगना रहेगा, 40 बनाइए देंगे। पढ़ना खूब पड़ेगा, नोनो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है ना। ये जो सपना देख रहा है कि पास मार्क आ जाएगा, अब वो सपना छोड़ दो। 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 150 को तो लग ही जाएगा। 60 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना इस बात को, मात्र 60। कल ही घोषणा हुआ है आनंद किशोर बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है ना। घोषणा हो गया है। अब कोरोना काल खत्म हो चुका है पूरी तरह। पहले 60 ऑब्जेक्टिव 100 मिलता था, अब लेकिन इस बार से 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 वाले में 60% ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसी में तुमको 50 बनाना है, ठीक है ना। अब सोच लो कितना मेहनत करना है, ठीक है ना, तभी जाकर हो सकता है।
इस बार पता चलेगा रिजल्ट, ठीक है ना, तब पता चलेगा। बहुत 100 मार्क 100 ऑब्जेक्टिव रहता था, रंग के घस के चला आता था, सही होगा ही, ठीक है ना, पता चलेगा। अब जो मेहनत करेगा उसी का नंबर आएगा। अब हम तो सोचते थे कि ऐसा हो जाए, बढ़िया किया, ठीक है ना, बढ़िया किया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया किए, ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया किए, ठीक है ना, बिना पढ़ले सब पास हो जाता था, ठीक है ना। तो अब पढ़ो तभी जाके पास हो जाए, ठीक है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। कमी ढूंढो नूनू, कमी ढूंढ करके उस चीज़ को खोजो, और खोजने के बाद ढूंढो कहाँ कमी है, उस चीज़ को पूछो, ठीक है ना, तभी ढूंढ सकता है। कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं आया, ठीक है ना, कभी नहीं पूछा कोई, हम ही बताए चाहे सर ये बताए, कोई कैसे पढ़े कोई नहीं पूछा अभी तक, कभी पूछे नहीं। क्या जरूरत, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ना कोई मतलब नहीं, पूछने में लाज लगता है। एक थाली खाए में लाज नहीं लगता है, थाली में देता है पलट देता है ना, कभी नहीं पूछा। लेकिन रील देखने में आएगा, हेलो मजा आता है। पूरा दिन दे दे 10 GB दे दे, वो खत्म हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। PUBG खेलने में मजा आता है, ऑर्केस्ट्रा देखेगा, नाच देखेगा, ठीक है। देखना जिंदगी भर बुढ़ारी में नाचे देखना बैठ के, पढ़ लेना भी। मोबाइल चलाना ना, चलाते रहना, कोई नहीं बोलेगा। रास्ता में एयरफोन लगा घूमना, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, बगल होकर निकल जाना एयरफोन लगा के, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। पढ़ ले अभी, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में। जनन में हम लोग 2 प्रकार देखें, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक पूरी तरह ख़त्म हो गया, लैंगिक पढ़ेंगे।